नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश नहीं झुकने दूंगा। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिल चुकी है। 15 साल बाद दिल्ली एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का परचम लहरा रहा है। लेकिन एमसीडी चुनाव में जीत 2024 में मोदी को चैलेंज करने के लिए काफी अहम है, जबकि कल अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने बाकी है। सभी एग्जिट पोल का इशारा है कि गुजरात में बीजेपी भारी बहुमत से 7वीं दफा सरकार बनाने जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी में जीत के बाद 2024 के लिए नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रही है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार है और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। आप सोचिए, पूरा केंद्रीय नेतृत्व उनका लगा था। 2024 की बात मैं कर रहा हूँ, क्या होने वाला है? 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बहुमत तो मिल चुका है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के मुकाबले ये क्लीन स्वीप तो बिल्कुल नहीं है, ये आप कह सकते हैं। विधानसभा चुनाव के मुकाबले आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 11% गिरा है। 2020 विधानसभा चुनाव में आपको यानी आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिले थे, जबकि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को महज 42% ही वोट मिले हैं। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के 4 मंत्री बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। वो मंत्री कौन कौन से हैं, नाम सुनिए आप। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत के विधानसभा क्षेत्रों की इस वक्त मैं बात कर रही हूं, जहां आम आदमी पार्टी हारी है और विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर 4% से 12% हो चुका है। यानी कांग्रेस पार्टी को सीटों के लिहाज से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन 4 से यह मत फीसद कितना पहुंच चुका है, 12%। बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 1% ही बढ़ा है। आम आदमी पार्टी के जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन इलाकों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। ऐसा भी लग रहा है कि मुस्लिम वोटर आपको छोड़कर कांग्रेस के पास लौटे हैं। कांग्रेस के 9 विजयी पार्षदों में 7 मुस्लिम हैं। मुस्तफाबाद, सीलमपुर के सभी वार्ड कांग्रेस जीती है। सीए विरोधी आंदोलन के गढ़ अबुल फजल एन्क्लेव और जाकिर नगर में कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये एक करके हम आपके सामने सवाल भी रख रहे हैं, और सवाल इसलिए, क्या ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी 2024 में मोदी को चैलेंज कर पाएगी? क्योंकि अब इसी तरीके के स्टेटमेंट आने शुरू हो चुके हैं। क्या केजरीवाल 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे? सवाल ये भी मौजूद है। और क्या गुजरात, हिमाचल विधानसभा चुनाव पर एग्जिट पोल कल एग्जैक्ट होंगे? इसके लिए हमें बहुत ज्यादा इंतजार करना नहीं। तो ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको। और कौन कौन गेस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे इस पूरे डिबेट के दौरान? जयशंकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, अक्कू श्रीवास्तव और ऋषि बागरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवम त्यागी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है, रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे, सैयद जवाद कुछ देर में। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले शिवम, मैं आपके पास आती हूँ। आज जब आप भी एमसीडी चुनाव परिणाम देख रहे थे, तो क्या पहला ख्याल क्या आया? आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट आप सुन रहे होंगे, बीजेपी के स्टेटमेंट को भी आपने सुना होगा, लेकिन क्या ख्याल है इस एमसीडी चुनाव परिणाम को देखकर? Just the MCD elections, that's it. कुछ भी ज्यादा जिस तरीके से ओवर हाइप चीजें करते हैं अरविंद केजरीवाल की, एक चीज बहुत अच्छी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वो हर चीज को ओवर हाइप्ड बेइंतहा कर देते हैं। ये तो रियलिटी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप डीप डिटेलिंग की बात करें या ये कहें कि वो नेशनल नैरेटिव में मोदी जी से लड़ेंगे या फिर वो कुछ कर पाएंगे, आप मुझे एक चीज बताइए, किसी भी देश में हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या चाहिए? लोकसभा सीटें। लोकसभा सीटों में क्या है अभी अरविंद केजरीवाल का हाल? पिछले 10-12 साल से इस देश में वो हैं। 2012-13 में पार्टी लॉन्च करके आज 10 साल हो गए हैं। कितनी सीटें हैं उनकी? 0। लोकसभा में अभी एक भी सीट नहीं है उनकी। वो लड़ना किससे चाहते हैं? जिसके पास 303 सीटें हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं को लड़ नहीं सकते, वो इस तरह की बातें कर नहीं सकते, या कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा करने के लिए ये सब होना चाहिए। कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि मैं लिख के देता हूं 20 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। बड़ी बात शिवम जी आपने कही। मैं इन्हीं बातों को आगे बढ़ाऊंगी भी आपके जरिए। ऋषि, मैं आपके पास भी आती हूँ, लेकिन अक्कू श्रीवास्तव जी इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। सर, मुझे आपसे ये समझना है कि अभी शिवम जैसा कह भी रहे थे कि वाकई लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सीटें ही जितनी होती है तभी आप मोदी को चैलेंज दे सकते हैं। ये तो एमसीडी चुनाव है, लेकिन एमसीडी चुनाव परिणाम को देखकर अगर आम आदमी पार्टी सीधे इसको बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे ले जाके ये कह रही है कि मोदी के सामने अब चेहरा कौन होगा? अरविंद केजरीवाल। एक जर्नलिस्ट होने के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक मोदी के सामने चेहरा होने की बात और गणित की बात अगर आप देखेंगे तो शिवम जैसा कि बता रहे थे कि साहब लोकसभा में क्या है उनका, लेकिन राज्यसभा में सीटें कितनी ये भी याद कर लें।
लोकसभा में उनकी एक सीट का मामला होता था, वो भी अभी उस तरीके की चीजें नहीं है। लेकिन वो अपनी छवि, राजनीति जो है वो आंकड़ों से ज्यादा छवि पर होती है और परसेप्शन पर होती है। तो परसेप्शन वो बनाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं। धीरे धीरे करके अगर कांग्रेस अपनी जमीन पीछे खींच रही है, दबा रही है, हट रही है, तो कौन है आखिर? क्या वहां पर टीएमसी है जिसकी बहुत सारी सीटें हैं लोकसभा में? क्या वहां केसीआर है जिसकी कुछ सीटें हैं वहां पर लोकसभा में? चाहते तो वो भी बहुत ज्यादा आगे तक हैं। समाजवादी पार्टी के पास कोई सीटें नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि है कौन? तो फिर कहां से देखा जाएगा? इस तरह से देखा जाएगा कि किसकी राज्यों में सत्ता है, 2 राज्यों में सत्ता है। चर्चा हो रही है भाजपा ये कह सकती है कि सीधे ये कहा जा रहा है कि हम लोकसभा में आपके सामने चेहरा बनेंगे। नहीं, सवाल ये नहीं है। हाँ। लोकसभा में जब चेहरा बनेंगे तो हाँ। बनेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ परसेप्शन की लड़ाई में लड़ने की कोशिश में है और विपक्ष की राजनीति में आने के लिए, केंद्र में आने के लिए आम आदमी पार्टी लड़ रही है अपनी लड़ाई। तो वो अपने आप को नरेंद्र मोदी के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी होगी, कितने दिन बाद होगी, कितने साल बाद होगी, ये वक्त आने वाला समय बताएगा। लेकिन वो विपक्ष की राजनीति में केंद्र की राजनीति में, विपक्ष की केंद्र की राजनीति में एक बड़ा हिस्सा बनने की तैयारी में है। से सब कुछ होता है तो मुझे राहुल गांधी का ख्याल आता है, जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, लेकिन गुजरात का जो एग्जिट पोल इशारा कर रहा है वो कुछ और ही कह रहा है। और आज जो एमसीडी का चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए रहा वो भी सबको मालूम है। ऋषि, इस वक्त जो आप सुन रहे थे अक्कू जी को, आपका क्या कमेंट रहेगा एमसीडी चुनाव परिणाम के बाद जो स्टेटमेंट्स आने आम आदमी पार्टी के शुरू हुए हैं? देखिए, एक एमसीडी जो है एक म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन है। इससे कोई एक देश की दिशा और दशा नहीं तय की जा सकती है। और दूसरी बात यह है, जो आप बोल रहे हो कि अरविंद केजरीवाल एक चैलेंजर के रूप में उभरेंगे, तो उनके पास अभी 2 स्टेट है, एक आपके दिल्ली है और एक पंजाब है। अगर दोनों स्टेट के सारे लोकसभा सीट भी दे दिया जाए तो उनके पास मात्र 20 सीट आती है। अब 20 सीट में अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते तो उनको मुबारक हो, वो प्राइम मिनिस्टर किसी। बट मेरे हिसाब से तो आपको 270 सीट चाहिए होती है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वो तो उनके पास है नहीं। दूसरी बात आप राहुल गांधी जी की कर रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी जी, मुझे लगता है उनका फोकस ही नहीं है इलेक्शन जीतने का। उनका फोकस अभी भारत जोड़ो यात्रा में है। भारत जोड़ो यात्रा वो केरला में कर रहे हैं, कर्नाटका में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तेलंगाना में करते हैं, बट वो गुजरात में नहीं जाते। वो गुजरात की तरफ देखते भी नहीं है जहां पर इलेक्शन होता है, हिमाचल की तरफ देखते भी नहीं है जहां पर इलेक्शन होता है। और तेलंगाना में उन्होंने 10 दिन का कैंपेन किया, एक बाईपोल इलेक्शन हुआ, उसमें उनका वोट शेयर 50 से 10% आ गया। ऑलमोस्ट आपके 80% वोट शेयर गायब हो गए। हाँ। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि उनको मन भी है, उनकी इच्छा। कांग्रेस पे हम बाद में फोकस करेंगे, लेकिन मुझे आपसे ये भी जानना है, क्योंकि बहुत सारी बातें सुबह से मैं भी सबके कमेंट सुन रही हूँ जो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। उनका ये कहना है कि बीजेपी अभी तक कहती थी कि आम आदमी पार्टी की कुव्वत सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हराने की है। वो पंजाब का एग्जाम्पल देते थे, या दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव जीतकर जिस तरीके से बहुमत हासिल किया आम आदमी पार्टी ने, कि अब पहली दफा हमने शुरुआत की है, एमसीडी के जरिए बीजेपी को हराने की हमने शुरुआत की है, और यही वजह है कि ख्वाब देखा जा रहा है 2024 का। अब क्या आप कहेंगे? नहीं, मैं आपको बस इतना ही बात बोलूंगा सर। मैम, अभी उससे पहले फरवरी मार्च में 5 इलेक्शन हुए थे, जिसमें आप कांग्रेस से लड़ी थी पंजाब में, और आप बाकी के गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और एक जगह और लड़ी थी। चारों जगह आप जब बीजेपी के अगेंस्ट होती है तब बुरी तरह से हार जाती है, लेकिन वो जब कांग्रेस के अगेंस्ट हुई तो पंजाब जीत गई। तो जहां बीजेपी स्ट्रांग है वहां पर उनको उनके सारे जो सीट्स है, सारे डिपॉजिट है, वो जब्त हो जाते हैं। लेकिन जहां पर वो कांग्रेस वीक है वहां पर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है। जैसे आप दिल्ली को देख लो, शीला दीक्षित हारी, उसके बाद वो आ गए। आपके पंजाब देख लीजिए, वहां पर तो बीजेपी का कोई वर्चस्व ही नहीं था, वो अकाली की एक छोटी ही जूनियर पार्टनर थी। तो अकाली खत्म हो गई, आपके कांग्रेस खत्म हो गई, तो आप आ गई। लेकिन आप गुजरात देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, अभी ये 2 स्टेट है जहां पर बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहां पर मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएगी। आप नंबर 2 भी नहीं बन सकती है। या तो बीजेपी अपोजिशन में रहेगी या बीजेपी पावर में रहेगी हिमाचल में। ऋषि जैसा बता रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं?
नहीं, मैंने पहले भी कहा, उसमें बहुत साफ है। अभी एकदम से ये कह देना कि आम आदमी पार्टी जो है वो मोदी की जगह या भारतीय जनता पार्टी की जगह पर लेने की कोशिश कर रही है, ये अभी बहुत हल्की बात होगी, कमजोर बात होगी। असली बात तो यही है कि इस समय अरविंद केजरीवाल की इच्छा ये है कि केंद्र में केंद्रीय विपक्ष की राजनीति में किसी तरीके से वो एक बिल्कुल सर्वोच्च स्तर पर आए और वो वहां बार्गेनिंग ज्यादा कर सकें। अभी क्या हो रहा है, पिछले कई महीनों से ममता दीदी आई, उन्होंने नमस्ते किया, खाना खाया, अरविंद केजरीवाल बाहर तक छोड़ने आए, केसीआर के साथ भी यही हुआ, वो भी बड़ा उनसे मिलने जुलने आए थे, कहा गले लग लो, साथ मिलके काम करते हैं। उसके पहले न जाने कितने लोगों ने ये काम किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किनारे कर दिया। उन्होंने कहा क्या ये हसीन ख्वाब है आम आदमी पार्टी का? नहीं, हसीन ख्वाब नहीं कह सकते, ये उसकी कोशिश है। हसीन हो या उसे उस फिल्टर में क्या निकलेगा, ये एक अलग सवाल है, लेकिन वो उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से विपक्ष की राजनीति का केंद्रीय बिंदु बने। इसके लिए वो 2 राज्यों की सत्ता है उनके पास, नंबर सभी बहुत ज्यादा नहीं है, ना ही विधानसभा में है, ना ही लोकसभा में है। नंबर से ज्यादा वो परसेप्शन के खेल में है कि हम कांग्रेस की जगह ले सकते हैं, असली विपक्ष हम बन सकते हैं। कल वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे तो अब राष्ट्रीय पार्टी की तरीके से आएंगे। अभी भी राष्ट्रीय पार्टी और जो देश में 8 पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं वो भी अब आम आदमी पार्टी को अलग नजरिए से देखने लगे हैं कांग्रेस की तुलना में। कांग्रेस की तुलना में क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो कि विपक्ष को मजबूत देखना चाहते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी अगर चुनावी राजनीति के हिसाब से बहुत हाशिए पे जाती जा रही है तो वो आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। इसको आप किस तरीके से लेंगे? कांग्रेस जब जा रही है किनारे पर तो वो कुछ अपने कर्मों से जा रही है, अपने हालात से जा रही है, और जिस गड्ढे में गिर गई है उससे गड्ढे से उठना उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो रहा है। जितना बड़ा गड्ढा में है नीचे, तो वो उससे ऊपर आने की कोशिश करती है तो नीचे अपने आप गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उसके विपक्ष की राजनीति जो मैं कह रहा हूँ उसमें ही कई लोग कांग्रेस में ही सेंध लगाने लगे, जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सेंध लगा दी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी ने लगा दी, बिहार में पहले लालू यादव और उनने लगाई, अब उसके साथ मिल भी गए, तो अब वो इतना ऐसा नहीं होने जा रहे हैं कि अपना शेयर जो है वो कांग्रेस को दे देंगे। तो कांग्रेस ने तो अपनी जमीन खुद गंवाई है, और जमीन गंवाने के बाद जो अच्छी जमीन किसी को अगर फर्टाइल जमीन मिल जाती है तो कोई किसान क्यों वापस करेगा, कोई दल क्यों वापस करेगा कांग्रेस को? जितनी भी खोपड़ी मार ले वो आसान काम नहीं होगा, और इसमें थक के चूर होने की, जब तक चूर हो जाएंगे लोग, लेकिन हिम्मत कितनी करते हैं कि कैसे जरा सी जगह बनाते हैं। आज कांग्रेस अगर ये खुश होने की कोशिश में हो कि साहब हमारा वोट शेयर 10% बढ़ गया है यहाँ पर, या 6% बढ़ गया है दिल्ली में, तो वो खुश होके कहाँ जाएगा? इसके आगे की रणनीति क्या होगी? मैं आपके पास आती हूँ। शेयर जो है चुनाव परिणाम के बाद हमने कभी कांग्रेस पार्टी को उस तरीके से मंथन करते देखा नहीं है। गुजरात में चुनाव था विधानसभा का, हिमाचल प्रदेश में था, और राहुल गांधी पदयात्रा कहीं और कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा कहीं और कर रहे थे। यही सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी के नेता जब जुड़ेंगे तो ये सवाल नंबर 1 या 2 की स्थिति में होंगे, लेकिन वहां की स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां तीसरी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने एक रणनीतिक लिहाज से सबसे बुरा तो ये होगा कि कल अगर कांग्रेस की तुलना में, ऐसा होने तो नहीं जा रहा है, एग्जिट पोल का जो रुझान कह रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी की तुलना में अगर आम आदमी पार्टी को गुजरात में सीटें आ जाती है तो बेहद शर्मनाक स्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए होगी। लेकिन शिवम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज इस बात की चर्चा हो रही है कि इतने मंत्री उतार दिए गए एमसीडी चुनाव में बीजेपी की तरफ से, इसके अलावा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंच गए, फायर ब्रांड लीडर्स जितने हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आए, और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी से हारी बीजेपी। ये मोदी शाह स्टाइल है। 2014 के चुनाव के बाद मुझे कोई एक ऐसा चुनाव बता दीजिए, चाहे म्यूनिसिपल का ही क्यों ना हो, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उतरे, वो उसी तरीके से लड़ते हैं चुनाव, वो उसी तरीके से जाते हैं, चाहे वो जबरदस्त थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आए और चाहे हार जाएं, चाहे बंगाल में सीटें कम आए, चाहे यूपी में प्रचंड बहुमत आए, वो लड़ते ऐसे ही हैं। उनके जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उनके दिल्ली नहीं, वो उनके अपने बनाए हुए। ठीक लग रहा है? मैं एक चीज बड़ी क्लियर है, आप एक चीज को देखिए, मैं सबसे पहले तो ये नैरेटिव फिर से बनाने की कोशिश हो रही है जो एक बार 2020 में हुई थी। अरविंद केजरीवाल की जैसे ही 62 सीटें आई और बीजेपी उससे बिल्कुल 2 वे कॉन्टेस्ट में सामने सामने हारी थी। तो ये जो आज हुआ है
ये पहले भी हुआ था और इससे बुरी तरीके से हुआ था। उस समय 8 ही सीटें आई थी बीजेपी की। पूरा देश, ये देश के लिए नए प्रधानमंत्री के चेहरे आए हैं, सारे राज्यों में जीत जाएंगे, गोवा में हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, उत्तराखंड में तो फर्जी अनाउंस भी करके आ गए थे, उत्तर प्रदेश में आपने देखा किस तरीके से जमानत जब्त पार्टी बन गए, धड़ाम मुंह के बल गिरे। एक बहुत क्लैरिटी की बात है कि जो हालत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बताई जा रही थी कि कतई वाइप्ड आउट है, कुछ नहीं है और बिल्कुल नहीं है, उसके बाद आप पहली बात तो प्रदर्शन देख लीजिए, कहीं ना कहीं इंप्रूव हुआ है और झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को। हाँ, जहां तक बात हार की है उसको शायद से स्वीकार करना चाहिए। अब नेशनल नैरेटिव में रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। 2000 के दशक में मैं कई बार सुबह से ये कह चुका हूं कि कुछ सवाल का आप जवाब भी उस वक्त देना चाहते थे जब वो कुछ कह रहे थे कांग्रेस पार्टी को लेकर, उस वक्त आप कुछ जवाब देना कांग्रेस पार्टी का मामला ये है कि शादी ब्याह तो घर में यहां चल रहा है, नृत्य कहीं और 200 किलोमीटर दूर चल रहा है। अजब मतलब कमाल की बात है। वो मैं अभी कन्हैया कुमार को देख रहा था, जिनको जयराम रमेश पार्टी का 2 नंबर नेता बनाते हैं। 10 सेकंड मैं बस एक लाइन कोट करूंगी। कन्हैया का एक स्टेटमेट आया जो कि मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हम मतलब सीटें जीतने के लिए ये यात्रा नहीं कर रहे हैं। कन्हैया कुमार जो कि बकौल जयराम रमेश पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हैं राहुल गांधी के बाद, वो कहते हैं कि वो हम चुनाव जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे। और पॉलिटिक्स में किस लिए हो भैया? कांग्रेस ट्रस्ट रजिस्टर करा लो और देश में सेवा भाव रखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि इनके साथ इतना मानसिक तौर पे इतनी दिक्कत है। गुजरात में 42% वोट शेयर था इनका पिछली बार। आज अगर उस पर लड़ते, 6 महीने पहले से चुनाव की तैयारी करते, चीजों को बेहतर करते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और बेहतर होते और हो सकता है एक अलग तरह की टक्कर होती। लेकिन उनको अलग तरीके से पार्टी जोड़नी है। प्रधानमंत्री मार्च से लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के वहां पर कर रहे हैं। अगर आप देखें तो उन्होंने पिछले 2 महीने में 38 रैली की है। अगर आप देखें तो उन्होंने 4 रोड शोज किए हैं। इस उम्र के पड़ाव पे उस व्यक्ति ने 50 किलोमीटर का रोड शो किया। और एक दूसरी तरफ 52 साल का व्यक्ति जो जिसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होना चाहिए, हिंदुस्तान में जीतने के लिए सीटें चाहिए, परसेप्शन ठीक है, परसेप्शन बना था अरविंद केजरीवाल का, पहले भी बना, फिर दूसरा इलेक्शन लड़ा उसमें जीते, उसमें भी बना, जब 67 लेकर आए, फिर 62 लेकर आए, उसमें भी बना। लेकिन वो कभी भी दिल्ली के बाहर सक्सेसफुल नहीं हुआ। पंजाब एक रहा। लेकिन ये बहुत सच है कि इस बार पर्टिकुलरली जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी की यूनिट को कहा जा रहा था कि कमजोर है, बहुत बुरा हाल हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ है। चीजें बेहतर हुई है, हाँ, लेकिन इतना जरूर है। अब एक और भी चीज है कि जिस तरीके से आप रिस्पांसिबिलिटी को इधर उधर टोपी ट्रांसफर कर देते थे, कूड़े का पहाड़ है, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, एयर पोल्यूशन की दिक्कत है, अब आप किसी के लिए जाएंगे नहीं। आज अगर आपने गौर से अरविंद केजरीवाल का एड्रेस सुना हो तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलकर कूड़ा साफ करेंगे। वो 2 करोड़ तो दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थे। एमसीडी क्या करेगा उसका हिसाब दीजिए। तो अब वो टोपी ट्रांसफर नहीं हो सकता, अलग तरह की राजनीति होगी। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जी, आपकी भी प्रतिक्रिया ही मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये जो एमसीडी चुनाव है उसके बाद सीधे 2024 की चर्चा होने लगी है, तो उसको लेकर क्या कमेंट करेंगे? नहीं, देखिए, एमसीडी चुनाव के अंदर नेक टू नेक जो है वो फाइट हुई है, नो डाउट कहने में। और अरविंद केजरीवाल साहब जो अपना परसेप्शन बना रहे थे कि हम जो हैं बड़े बहुमत से आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उस बहुमत से आए हैं। और वो भी जानते हैं इस चीज़ को कि बड़ी टफ फाइट है। और अभी मेरे सहयोगी शिवम साहब जो हैं बड़ा लंबा चौड़ा एक व्याख्यान कर रहे थे, कांग्रेस जो है न 3 में न 13 में, तो मुझे एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी हैं, लेकिन तो खाली हो जाएगा 1.5 साल के अंदर। देखिए, मेरा भी सवाल है, एक पत्रकार होने के नाते मेरा भी सवाल है, क्योंकि हम सब भी अगर विपक्ष को मजबूत देखना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो चुनावी राजनीति में क्यों नहीं है। नहीं, चुनावी राजनीति में क्यों नहीं है भाई? आप भारत जोड़ो यात्रा को देखिए, तो फिर क्या उसके अंदर मुद्दे जो उठाए, क्या एमसीडी चुनाव परिणाम से आप खुश हैं? 30 सेकंड दे दीजिए। जो एमसीडी चुनाव परिणाम में आप देखिए, मैं बात ही आपसे कर रही हूं। देखिए, एमसीडी चुनाव से आप क्या जो है मैसेज देना चाह रहे हैं? लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भारी नाराजगी है। जो वादे, जो जुमले फेंके जाते थे, वो जनता इसको समझ चुकी है। चाहे एमसीडी के अंदर देख लीजिए, चाहे आप पूरे देश के अंदर देख लीजिए। अब आप देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ताबड़तोड़ जो है गुजरात के अंदर अपना जो है पूरा रोड शो करा। आप एक दूसरी तरफ देखेंगे, जिस दिन हो रहा था चुनाव, तो उसी दिन उन्होंने एक अपना छोटा मोटा रोड शो और प्रचार प्रसार करा। उसके बावजूद आप देखिए, गुजरात की जनता वोटिंग परसेंटेज निकालेंगे तो कम निकली है। इससे क्या आप निकालती हैं कि लोगों के बीच नाराजगी है। जिस हिसाब से बेरोजगारी है, जिस हिसाब से महंगाई है, जो मार्क सिलेंडर लिए कांधे पे टहला करते थे कि हाय 450 रुपए का सिलेंडर महंगा हो गया, हाय 450 रुपए का सिलेंडर महंगा हो गया, 1100 रुपए के पार है। चुनावी मैदान से क्यों बाहर है कांग्रेस पार्टी?
चुनावी मैदान से क्यों कांग्रेस पार्टी बाहर? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। अब आप सुन लीजिए, केजरीवाल साहब के लिए भी एक इंडिकेशन है। हाँ। अब आप देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है और ये मैसेज सीटें देखिए कम आई है, नो डाउट। हाँ। और कहने में कोई गुरेज नहीं कि कम आई है। हाँ। लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा है। हाँ। और 2024 के अंदर एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा मैसेज जाएगा, आप देख लीजिएगा। एक बड़े समाज के तबके से एक बड़ा मैसेज जाने वाला है। केजरीवाल साहब को भी जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जाएगा कि बड़ी नाराजगी है। मोदी जी को जवाब भाई वन बाय वन बात करेंगे। हाँ करिए। भारी नाराजगी है बीजेपी की, 1.5% वोट बढ़ गया बीजेपी के खिलाफ, भारी नाराजगी है, गजब मामला है। दूसरी बात ये कहते हैं कि वो सिलेंडर की दिक्कत, ये दिक्कत सिलेंडर पे चुनाव हुआ था क्या? ये नहीं। यहाँ तो अपने आप को यूं कि मैं लक्ष्मी जी का फोटो और गणेश जी का फोटो और मैं जन्माष्टमी में पैदा हुआ हूं और ऐसा हुआ हूं और वैसा हुआ हूं। और दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण बात, ये वोट शेयर बढ़ गए कांग्रेस का 50-60 साल में बढ़ते 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 जब राहुल गांधी 90-95 के हो जाएंगे, बढ़ते बढ़ते एक दिन तो नंबर आएगा ही प्रधानमंत्री बनने का। 2024 में प्लीज रुक जाए ना, प्लीज रुकिए ना सर, रुकिए, पता चल जाएगा। लड़ेंगे नहीं ऐसे। लेकिन 2024 राजस्थान के अंदर भी पता चला, मध्य प्रदेश में भी पता चला। चलाने का कोई लाभ है क्या? नहीं, मैं बोल रहा था सर, पूरा 2 मिनट बोले, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। 2 मिनट दे दिए आप, 2 मिनट बोले, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। अब आ गया ये, कह रहे हैं राजस्थान, कह रहे हैं छत्तीसगढ़, चुनाव लड़ कहां रहे हैं? मेरी इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। इस देश में जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी अटल जी तक आते आते तमाम तरह की परेशानियां रही। मोरारजी एक समय के लिए रहे। भाई इस देश में बहुत सारी पार्टीज को 58 साल राज मिला तो बाकियों को नहीं मिला, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं तो हो सकता है कि कभी कभी आपको 1 दशक, 2 दशक, 5 दशक भी लग जाए सरकार में आने में, लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो लोग चुनाव लड़ ही नहीं रहे, गिव अप कर दिए, हार गए, उनका जो फ्रेम ऑफ माइंड चल रहा है, मैं कहता हूं डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। चुनाव लड़िए ना। मैं बता रहा, जो मार्केटिंग कैंपेन जो भारतीय जनता पार्टी ने चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को इंक्रीज करा हो, चाहे अदर मीडिया के माध्यम से करा हो, आपको बता दूं सोशल मीडिया के अंदर जो नैरेटिव एक 2014 के अंदर था, जो एक गैप था अदर पार्टीज के बीच, उस गैप को जो है कांग्रेस ने फिल कर दिया। अब आप देखिए जाके काउंटर है। और माननीय सुनिए माननीय नरेंद्र मोदी जी इस चीज को बखूबी जान रहे, इसीलिए देखिए 50 स्टार होने के बाद आंखों में आंखें डाल के एक बात बताइए। एक बात बताइए बस। चलिए भारत जोड़ते हैं। ये जो सोशल, देखिए यही मैसेज है, भारत जोड़ो। एक चीज बताइए, यही मैसेज दे रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया में इन्होंने जगह पूरी कर दी है, ये वोट में कब बदलेगी? ये तो ये आपको 2024 के अंदर बखूबी दिखेगी। 24 से पहले सब जगह देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूं आपको 2024 के अंदर बेइंतहा नाराजगी का सामना, चाहे युवा हो गए, चाहे महिला हो गई, चाहे किसान हो गए, इनका भारी आपको जो है गुस्सा देखने को मिलेगा। नीचे से नंबर 1 आओगे। मैं आप दोनों के पास आती हूं, हमारे बीच सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उनसे प्रतिक्रिया ले लूं। सर आप भी ये सुबह से चुनाव परिणाम देख रहे होंगे, क्या ये पहली दफा नहीं हो रहा है कि एमसीडी चुनाव परिणाम के बाद सीधे बात हो रही है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को चुनौती देंगे? देखिए, जहां तक बात है पीएम मोदी को चुनौती देने की बात, वो मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब चुनाव अब जो है सिर्फ गणित के नहीं रह गए, परसेप्शन के हो गए। आप यहीं पे बात नहीं खत्म होगी। एमसीडी का चुनाव हो रहा है, जो सबसे बड़ा चुनाव देश की नंबर 2 की सबसे बड़ी। ये सवाल मैंने जयशंकर गुप्ता सर से पूछा था। सर मैं आपके पास आती हूँ। पूछ रही है? हाँ, तो देश की नंबर 2 की सबसे बड़ी एमसीडी है, वो 15,000 करोड़ का इसका बजट है, तो वो अलग नहीं। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं पालने का अधिकार सबको है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल, अगर उनको लगता है कि दिल्ली के नगर निगम में उनकी पार्टी बहुमत में आ गई है, या पंजाब उन्होंने जीत लिया है, दिल्ली में उनकी सरकार है, गुजरात में उनकी प्रेजेंस होने वाली है जैसा वो सोचते हैं, गोवा में उनकी प्रेजेंस हो गई है, तो इस तरह से ठीक है। एक राष्ट्रीय पार्टी अगर गुजरात में कुछ अच्छे सीटें मिल गई, कुछ अच्छे परसेंटेज वोट मिल गए, तो राष्ट्रीय पार्टी का खिताब उनको, दर्जा उनको मिल सकता है। अब उनकी अगली निगाह जो है वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर होगी, जो पंजाब और दिल्ली के बीच से लगा हुआ है, तो अपनी कोशिश करेंगे वो। तो इसलिए उनको देखने का कोई ये नहीं है। लेकिन 2024 में कौन होगा विपक्ष का चेहरा, ये अभी से कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उधर ममता बनर्जी हैं। नहीं, मेरे लिए भी ये बहुत हैरानी की बात थी कि सीधे एमसीडी चुनाव परिणाम के बाद 2024 की बात हम कर रहे हैं। इसलिए मैं सर आपसे इस पर रोक नहीं है। इस पर रोक नहीं है। कोई भी इस तरह के सपने देख सकता है, कोई भी इस तरह की
बातें कर सकता, महत्वाकांक्षाएं पाल सकता है, जब छोटी छोटी पार्टियां, ममता बनर्जी 40-45 सांसदों के राज्य वाली पार्टी हैं, नीतीश कुमार 40 सांसदों की राज्य वाली पार्टी हैं, और ये लोग जब अपने को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान सकते हैं, राहुल गांधी तो खैर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस फिर भी कई राज्यों में है, अब उन राज्यों में क्या रहता है इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद, इसका फलाफल क्या निकलेगा, क्योंकि उनके पास कोई संगठन या उस ढंग की इच्छा शक्ति अभी नहीं दिख रही है। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में देखा जाए या गुजरात के विधानसभा चुनाव में अंदरूनी तौर पर चाहे जो भी उन्होंने किया हो, लेकिन जो दिखना चाहिए था जिस तरह से कांग्रेस का नेतृत्व तो वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, आपने कांग्रेस पार्टी को लेकर एक सवाल उठाया, ये आप ही नहीं, ये बहुत लोग ऐसे हैं जो कि विपक्ष को मजबूत देखना चाहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। रोहन गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रोहन जी, चौतरफा सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए। आप जब चुनावी मैदान में अगर नहीं है, अगर वहां से आप हाशिए पे जा रहे चुनावी राजनीति से, तो फिर कितनी भी यात्रा कर लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मैं मानता हूं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो रिजल्ट नहीं आया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनावी मैदान में नहीं है। वो गुजरात की बात हो, वो दिल्ली की बात हो, कांग्रेस पार्टी के सारे कैंडिडेट दिल से लड़े हैं चुनाव, और हमने हमारे जो भी वादे थे वो जनता तक पहुंचा है। कहीं ना कहीं वो हम देखिए, एक फर्क होता है पार्टियों में, एक होता है कि हम झूठ बोले या गलत बात बोल के वोट ले। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश को नुकसान हो ऐसा काम नहीं किया, ना हिंदू मुसलमान की राजनीति की, ना गलत बातों की राजनीति की। और दूसरा, मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक है, अब परिणाम हमारी फेवर में नहीं आया, पर 4% धन्यवाद इसलिए कि आम आदमी पार्टी को वोट दिया। नहीं, आप सुन लीजिए प्लीज, मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करता हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि आप धन्यवाद दे रहे हैं। ये तरीका नहीं है बात को बीच में काटने का। आप सुन रहे हैं, मैं आपका आंसर दे रहा हूँ। मैं अब मेरी बात को ठीक से सुनिए। 4% हमारा वोट शेयर था, 4% से हम 12% पे पहुंचे हैं। ये एक जनता का मैं धन्यवाद इसीलिए, जनता जनार्दन है, परिणाम हमारी फेवर में नहीं आया, पर जनता जो कॉन्फिडेंस बना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं बोलूंगी तो आप नाराज हो जाएंगे। नहीं, नाराज देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने मत प्रतिशत 12% हो जाने पर खुशी मना रही है। पहले सुन लीजिए, पहले जो टोन जो होता है मैडम, एक होता है डिबेट का टोन होता है, आप सवाल पूछे, पहले ही बोल दे कि आप मेरे से नाराज होंगे। थोड़ा सा ठीक, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, आप अपना टोन थोड़ा सा ठीक रखिए, मैं सारे सवाल के जवाब दूंगा, आप आराम से सवाल पूछिए। मैंने यही कहा कि एक रिवर्सल पार्टी का जब हो रहा है कि हम 4% पे थे, हम 12% पे आज पहुंचे, एक्सपेक्टेड नहीं है जो हमने सोचा था, पर जनता जनार्दन का फैसला सर आंखों पर होता है। हम और मेहनत करेंगे और मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, और जनता ने जो शुरुआत हमसे हमारे से की है, आने वाले चुनाव में हमारे हर कार्यकर्ता से भी मेरी विनती है कि हर घर पर जाके जो हमने शुरुआत की है, जो दिल्ली में जो शीला वाली जो दिल्ली थी, अभी शिवम कुछ रिप्लाई करेंगे, अभी ब्रेक का वक्त है। शिवम जल्दी से। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए कल 4 थी, 5 साल बाद 12 हुई, फिर 5 साल बाद 17 हो जाएगी, फिर 22। राहुल जी 90-95 के हो जाएंगे तो जरूर बनेगा सर। डिबेट को जारी रखेंगे। लोगों के मलबे में फंसे हुए लोगों को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया उनका। अफगानिस्तान में एक बस में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत, हादसे में कई लोग घायल। काबुल में दूतावास पर हमले के बाद पाकिस्तान के राजदूत अचानक काबुल छोड़कर इस्लामाबाद पहुंचे। शुक्रवार को काबुल में यह हमला हुआ था। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध के मोर्चे पर तैनात सैनिकों से की मुलाकात, सैनिकों को सम्मानित किया, उनका हौसला बढ़ाया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के सैनिकों को रिहा किया। दोनों देशों के सैनिकों के चेहरे पर वतन वापसी के दौरान खुशी देखने को मिली। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, रूस के 92,000 से ज्यादा सैनिकों के मार गिराने का दावा, यूक्रेन के सैन्य सामान के भी नुकसान का दावा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 के जरिए। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी को बहुमत, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, तीसरे पर कांग्रेस। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न, आपके नेता और कार्यकर्ता ढोल नगाड़े पर झूमते हुए नजर आए, बांटी गई मिठाइयां।
एमसीडी में आगे की रणनीति के लिए दोनों दलों में शुरू हुआ मंथन। बीजेपी और आम आदमी दफ्तर में नेताओं की बड़ी बैठक जारी। लखनऊ में सीएम आवास पर सीएम योगी से मिली मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह संस्थापक मेलिंडा गेट्स, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर समेत कई अफसर मौजूद रहे। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद की वजह से उग्र हुआ प्रदर्शन। बस पर बरसाए गए पत्थर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से की बातचीत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की। होम लोन समेत सभी तरह के लोन होंगे अब महंगे। बिहार के निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के घर पहुंची आयकर विभाग और विजिलेंस की टीम। आईपीएस अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप। यूपी के पीलीभीत में एक बच्ची की हत्या के आरोप में पिता, चाचा समेत दादा गिरफ्तारी। साथ ही पड़ोसी को फंसाने के लिए अपनी ही बच्ची का किया था कत्ल। लखनऊ में सरेआम हवाई फायरिंग से मची दहशत। कुछ लोग फायरिंग करते हुए कैमरे में हुए रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के यवतमाल में सरकारी अस्पताल में 3 मरीजों पर जानलेवा हमला किया गया। पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बिहार के छपरा में मामूली विवाद में एक लड़के की जमकर पिटाई की गई। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के पाकुड़ में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग की लपटों में मकान जलकर हुआ राख। जिले के झिलमिल इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगने से मची अफरा तफरी। 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के वडोदरा में टोल प्लाजा में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा वीडियो। ट्रक ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ड्राइवर। इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। आदमी की हालत बेहद गंभीर। उत्तराखंड के खटीमा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सरकार की जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा। बुलडोजर कार्रवाई का लोगों ने किया विरोध। महाराष्ट्र के नागपुर में कुछ लड़कों के गुट ने एक लड़के पर चाकू से किया जानलेवा हमला। कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। पंजाब पुलिस ने अर्श डाला गैंग के 4 गुर्गों को किया गिरफ्तार। गुर्गों से कैश के साथ साथ पिस्तौल, मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद। जम्मू के सिद्रा ब्रिज चेकिंग पॉइंट के पास धमाके की आवाज से मचा हड़कंप। सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके में की घेराबंदी। राजस्थान के जयपुर में महिला से छेड़छाड़ में मामले में हुई कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सेब लूटने का वीडियो हुआ वायरल। 2 लोगों ने कारोबारी को 9 लाख रुपए दिए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सरकारी अस्पताल में मरीजों के बेड पर बैठे कुत्तों का वीडियो हुआ वायरल। अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी किया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस की गाड़ियों से डीजल चुराने के आरोप में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 30 नवंबर को गाड़ियों से डीजल चोरी करने का मामला आया था सामने। गुजरात के मोरबी में टंकारा विधानसभा में जाने के रास्ते पर बना प्रवेश द्वार धराशायी हुआ। लोगों का आरोप प्रवेश द्वार को बनाने में बरती गई थी लापरवाही। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत की 3 महीने बाद सड़क हादसे वाली जगह पर क्रैश कुशन लगा दिया गया ताकि उसी तरीके का खतरनाक रोड एक्सीडेंट किसी दूसरे शख्स की जिंदगी ना छीन सके। पटना में चलती ट्रेन से तेल चुराने का एक वीडियो आज सामने जो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। ट्रेन बिहटा के एक तेल डिपो में जा रही थी। बिहार के नवादा में आबकारी विभाग ने एक तेल के टैंकर में भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप पकड़ी। 2 आरोपियों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के रोहतक से डरा देने वाला एक वीडियो आज सामने। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट अचानक से टूट गई जिसकी वजह से 14 लोग उसमें फंस गए। असम के सिलचर में डेंटल कॉलेज के 14 छात्र रैगिंग के आरोप में हॉस्टल से निकाले गए। कॉलेज में छात्रों ने कुछ सीनियर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 400 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 8 साल का मासूम। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू टीम की ओर से बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक दूल्हा अपने पालतू कुत्ते के साथ शादी में पहुंचा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। यूपी के मुरादाबाद में शादी से एक दिन पहले पिता ने ढोल नगाड़े के साथ अपनी बेटी की बारात निकलवाई। महिलाओं की समानता के लिए उठाया कदम। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी को ईडी का रिमाइंडर नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज कराने के लिए भेजा गया नोटिस। अगर बयान देने नहीं पहुंचती तो ईडी कर सकते हैं सीधे गिरफ्तारी। 9 महीने पहले बीकानेर में रची गई थी गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या की साजिश।
सूत्रों के हवाले से खबर। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को अमेरिका से भारत लाने की तैयारियां हुई थी, सूत्रों के हवाले से खबर। पुलिस ने गोल्डी के प्रत्यर्पण पर दस्तावेज भी तैयार किए। गोल्डी बराड़ के पकड़े जाने के दावे पर घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, बीजेपी और अकाली दल ने मान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राजस्थान के कोटा में विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां। वो राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने इकट्ठा हुए थे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान का अलर्ट, मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र के पास न जाने की सलाह। यूरोपियन यूनियन ने विमानों में 5G सेवा इस्तेमाल करने की मंजूरी, अब लोगों को सफर के दौरान अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर नहीं रखना होगा। जांच एजेंसियों का बड़ा दावा, दाऊद ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ड्रग्स तस्करी के लिए विदेशी नाव का इस्तेमाल शुरू किया, भारत की एजेंसियों को भटकाने के लिए निकाला तरीका। ग्रीस में कथित तौर पर पुलिस फायरिंग में युवक की मौत पर बवाल, जगह जगह लोगों ने किया विरोध। पाकिस्तान से पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश, पंजाब को ड्रग्स और हथियारों के लिए ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोलंबिया में जमीन खिसकने से मलबे में दबकर 33 लोगों की मौत, कई लोगों के मलबे में फंसे हुए लोगों को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया उनका। अफगानिस्तान में एक बस में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत, हादसे में कई लोग घायल। काबुल में दूतावास पर हमले के बाद पाकिस्तान के राजदूत अचानक काबुल छोड़कर इस्लामाबाद पहुंचे। आपके इस भरोसे को कायम रखूं। 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार का एक ही काल है, उसका नाम है पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया। आज नगर निगम की चाबियां भी अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में सौंप कर दिल्ली वालों ने एक संदेश दिया कि हम काम करने वालों को वोट देते हैं। दिल्ली की जनता ने झाड़ू चलाने का काम किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डिबेट की शुरुआत यहीं से हुई थी कि एमसीडी चुनाव परिणाम के बाद सीधे बात हो रही है 2024 की। जयशंकर गुप्ता सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जुड़ने वाले हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्या अरविंद केजरीवाल अगर 2024 में चेहरा होते भी हैं तो क्या वो अकेले चुनावी मैदान में हो सकते हैं, या ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो स्वीकार करेगी? क्या ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल के नाम पर हामी, क्या नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल के नाम पर हामी? आपको लगता है ये संभव होने जा रहा है? नहीं, अभी इस बात पे कोई बात करना बहुत मुनासिब नहीं है। देखिए, चुनाव के समय क्या समीकरण बनेंगे, 2-3 मोर्चे तो दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। एक तो कांग्रेस के नेतृत्व में कोई एक मोर्चा बनेगा। नीतीश कुमार की कोशिश है कि जो जनता दल का परिवार रहा है उसमें नवीन पटनायक भी शामिल हो सकते हैं, या एनडीए उस समय उनका जो रहा है वो चंद्रबाबू नायडू भी हो सकते हैं, अखिलेश यादव भी हो सकते हैं। ये सारे लोग आरजेडी और जनता दल यू उनके साथ में ही हैं, तो एक तो ये लोग होंगे। दूसरी तरफ केजरीवाल जी की भी कोशिश होगी कि राष्ट्रीय स्तर पे विपक्षी दलों का जो भी उनको सपोर्ट मिल सके। हैदराबाद से केसीआर भी लगे हुए हैं लाइन में, उनको भी लगता है कि हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है राष्ट्रीय राजनीति में। तो देखिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि राष्ट्रीय राजनीति में आने की और प्रधानमंत्री पद का सपना देखने की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो किसी की भी हो सकती है, उसमें कोई रोक नहीं। एक बार जब से देवेगौड़ा जी 40 सांसदों की पार्टी होते हुए जब प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उसके बाद से तमाम दलों के नेताओं के जो क्षेत्रीय दल खास तौर से हैं, उनके मन में ये भावनाएं आने लगी कि भाई जब वो बन सकते हैं तो हमारी भी। अगर सर, इतनी पार्टियों के बीच में 2 चेहरों का नाम इसलिए ली, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं की महत्वाकांक्षा हावी होती है, और सबसे ज्यादा हमने देखा है कि अगर तीसरा मोर्चा बनते बनते रह जाता है या एक मत नहीं होती है तो नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि ममता जी इधर थोड़ा सा शांत हो गई हैं। अब क्यों शांत हो गई है, ईडी का डर होगा या किसका होगा, पूछना पड़ेगा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार
थोड़ा सीरियस कंटेंडर हो सकते हैं। उनके साथ जो जनता दल परिवार रहा है। और देखिए हैरानी की बात यह है सर कि हम कांग्रेस पार्टी के बिना ये सारी बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी की चर्चा के बिना। तो मैं रोहन के पास जाती हूँ। एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए, बस इतना ही कह रहा हूँ मैं। लोकसभा का जब चुनाव होगा उस समय अगर कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, 120 150 तक मिलती हैं, तो फिर कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा। एक सवाल और है, आप ये एमसीडी वालों को कितना सीरियसली लेते हैं, जहां एक तरफ बिहार में 40 सीटें और बंगाल में 42 इस बात की चर्चा करने लगी है। शिव, मैं आपके पास आती हूँ। आम आदमी पार्टी इस बात की चर्चा करने लगी है कि अरविंद केजरीवाल 2024 में सामने खड़े होंगे पीएम मोदी के, और आप अभी कोई स्ट्रैटेजी बना के हैं या नहीं? देखिए, जिस प्रकार से राहुल जी जो भारत जोड़ो हमारी यात्रा शुरू हुई है, और पहले भी कहा गया था कि एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि देश को जोड़ने का एक काम राहुल जी कर रहे हैं, और अच्छा रिस्पांस आपके सामने मिल रहा है। उसमें मुझे कुछ छिपाने की, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुद्दा यहाँ पे क्या है कि जो भाजपा, अगर हमने 2019 का भी चुनाव देखा हो, तो जो मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ती है वो मुद्दे थे कि धार्मिक ध्रुवीकरण की हम बात करें या राष्ट्रवाद की बात करें, इसके सिवा भाजपा के कोई मुद्दे नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी की ये चैलेंज है कि जब देश की जनता को इन मुद्दों पे से अगर वोटिंग रियल मुद्दों पे चली जाए, अगर सिर्फ इतना काम हो जाए, तो कांग्रेस पार्टी पावर में वापस बात घूम फिर के यही आती है ना कि आप क्यों नहीं दिखते हैं चुनावी मैदान में, चुनाव परिणाम आपके पक्ष में क्यों नहीं होता है? हम पत्रकार भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, हम जो लोग हैं जो विपक्ष को मजबूत देखना चाहते हैं वो भी चाहते हैं, और इसीलिए हम बैठ के आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना कि हम चाहते हैं कि आप एमसीडी में फाइट करते हैं, हम चाहते हैं कि गुजरात में आप फाइट करते हैं, हम चाहते हैं कि हिमाचल में आप उस तरीके से दिखते हैं। आपने हिमाचल में देखा है कांग्रेस पार्टी लड़ी है, जिस प्रकार के रुझान आ रहा है, और हमारी सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। गुजरात में भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे कैंडिडेट ने डोर टू डोर कैंपेन इस बार जो किया है, माइक्रो लेवल पे बहुत मेहनत की है। और मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने दिल्ली की भी क्या बात की कि अगर 8% वोट शेयर बढ़ता है तो कार्यकर्ता ने तो अपनी मेहनत की है। कहीं ना कहीं अगर पार्टी हमारे मुद्दों को जनता के दिल में उतारने, इसी बात पे आप जुड़ जाएंगे। मैं फिर इस बात को लेकर फिर आपको टोकूंगी कि ये वोट परसेंटेज इतना बढ़ने से आप क्यों खुश हो रहे हैं? आप क्यों भूल जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का इस देश की राजनीति में क्या अस्तित्व है? क्या कांग्रेस पार्टी इतने बुरे दौर में पहुंच गई है कि 8% वोट शेयर को लेकर खुश हो? राजनीति में हमेशा हार जो होता है उसको सहर स्वीकारना भी एक बहुत बड़ी वो होती है। और वो मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत सरल सवाल आपसे पूछना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा कहीं और जगह पे घूम रही थी, वो यात्रा क्यों हिमाचल में नहीं, वो यात्रा क्यों गुजरात में नहीं? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि डोर टू डोर कैंपेन वहां पे राहुल गांधी ने किया होता? ऐसा क्यों नहीं हुआ? भारत जोड़ो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था कि पूरे देश को जोड़ने की बात थी, कि कहीं हिंदू मुसलमान एकता की बात थी, हर मुद्दे। और वो काम यात्रा कहीं से भी वो यात्रा का काम किया है। वो गुजरात में भी यात्रा ने काम किया है, हिमाचल में भी किया है, और दिल्ली में भी किया है। कहीं ना कहीं हम हमारे जो मुद्दे हैं जनता के दिल में उतार के एक विकल्प के तौर पे दिल में उतर के हम साबित नहीं हो हमारी गलती। अगर किसी को दिल में रखती है तो वो जाकर वोट देती है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो एजेंडा है, वोट क्यों नहीं? मैं वही कह रहा हूं कि जो हम मुद्दे लेके गए, आज हमको 2012 के बाद में दिल्ली में हमने 15 साल शासन किया, वो तो आप मानती हैं। उसके बाद में हमारे वोट शेयर में कमी आई है। ये पहला चुनाव है, हमने एक रिवर्सल शुरू किया है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब शुरुआत हमने की है, हम इसको अंत तक लेके जाएंगे, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों, एक जहां जुमले दिए जाते हैं, दूसरी धार्मिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, इन दोनों राजनीति से करके लड़के सकारात्मक राजनीति को जो हमने शुरुआत की है उसको हम और आगे लेके जाएंगे। आप रोहन जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? जी नहीं, रोहन जी की बात से मैं एकदम इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि ये अभी जो बोल रहे हैं कि भाजपा एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो मुझे आप बताइए हिंदू मुस्लिम की राजनीति को मतलब ये भारत का जो बंटवारा हुआ था, और वो मतलब एक रकम से रिलीजन के आधार पे हुआ था, तो वो किस पार्टी ने किया था? साहबानों का जजमेंट किस पार्टी ने रिवर्स किया था और क्यों किया था? बाबरी मस्जिद के द्वार किसने खोले थे और क्यों खोले थे? कौन सी पार्टी है जो माइनॉरिटीज को बोलती है कि आपका हमारे देश के सारे संसाधन में सबसे पहले हक आपका है? तो देखिए, ये सब बात बोलने की अलग होती है, करते कुछ और है। माइनॉरिटी अपीजमेंट के कारण आज उनकी ये हालत हो गई है। और दूसरी बात, ये बार बार गुजरात को बोल रहे रिवर्सल हो गया है, ये एमसीडी को बोल रहे, तो सबसे पहले ये बेस रॉन्ग चूज कर रहे हैं। 2020 से कंपेयर कर रहे हैं एमसीडी का इलेक्शन जो 2017 में हुआ था। आप 2017 से कंपेयर कीजिए, आप डाउन हो। आप 2020 का आप आंकड़ा लेकर आते हो जो कि एक विधानसभा का आंकड़ा है, वो एमसीडी का आंकड़ा है ही नहीं। और आप एमसीडी से एमसीडी कंपेयर कीजिए, विधानसभा से विधानसभा कीजिए, लोकसभा से लोकसभा कीजिए। आप कर रहे हो विधानसभा से एमसीडी,
तो उसमें तो आप कुछ भी एक छोटा सा आंकड़ा बता के खुश हो जाइए, वो आपकी इच्छा है। दूसरी बात यह है कि देखिए गुजरात में इन्होंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा किया, पूरा का पूरा इन्होंने अपना जो रिसोर्स है कांग्रेस का, सोशल मीडिया रिसोर्स है, आपके टीवी का रिसोर्स है, सब का सब उस भारत जोड़ो यात्रा में झोंक दिया। तो गुजरात के पास ना तो इनके पास कैंपेनिंग के लिए टाइम था, ना इनके सोशल मीडिया एक्टिव थे गुजरात में, ना ही कुछ था। मतलब कुछ विजिबिलिटी नहीं दिख रही थी गुजरात के इनके इलेक्शन में कि कौन कैंपेन कर रहा है, कहां कैंपेन कर रहा है। इनके कैंडिडेट तक विजिबल नहीं थे, किसी को कुछ पता भी नहीं था। तो एक रकम से इन्होंने पूरा का पूरा डाइवर्ट ही कर दिया अपना पूरा का पूरा, इतना बड़ा जो पार्टी का रिसोर्सेस था वो एक ऐसी यात्रा पे डाइवर्ट कर दी जिसपे कुछ होना नहीं है। और ये दो बड़े बड़े दो स्टेट्स है जो हिमाचल भी इनका अटका हुआ है और ये गुजरात में बुरी तरह से हार रहे हैं। तो ये भी जानते हैं। देखिए रोहन जी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं पहले भी आपको यही बोल रही थी कि सब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी लड़े, सब चाहते हैं। आप खामखा बुरा मान रहे हैं। बिल्कुल मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, मैंने आपको सारे जवाब दिए और बुरा मानने की बात ही नहीं। आप अपना सवाल पूछ रही है, जवाब देना मेरा काम है, मैं राजनीतिक पार्टी से हूं। इन्होंने कहा गुजरात में, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस प्रकार से हमारे कैंडिडेट लड़े हैं, सारी सभा में जो भीड़ थी भाजपा राष्ट्रीय नेता की भीड़ नहीं थी। और देखेंगे हम कल चुनाव आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं गुजरात के, कल हम बात करेंगे। मुद्दा यहाँ पे क्या, हिमाचल में भी हम लड़े हैं, हिमाचल में 2-3 हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी का एक मोड़ आता है जहां पे वो रिज्यूनेट करती है। कांग्रेस की वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर लड़ेगा। और नफरत की राजनीति हो या जुमलेबाजी की राजनीति हो, दोनों राजनीति से कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलकर लड़ेगा। देखिए पहाड़ी पे चढ़ना था, है ना, टॉप से 200 मीटर नीचे रह गई थी कांग्रेस 2017 में, है ना। तो वहां पर बैठकर फिर वहीं से शुरू करना था ना चुनाव। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, टॉप से जो 500 मीटर नीचे रह गए थे हम फिर से नीचे आ गए, फिर से चढ़ाई करेंगे। 42% वोट शेयर पे थे आप। कह रहे वो भारत जोड़ो चल रहा है ना, वो अलग वाला इवेंट है, वो अलग इवेंट के हिसाब से मामला है। चुनाव फिलहाल छोड़ देते हैं। कन्हैया कुमार में फिर से ले आता हूं, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने के लिए भारत जोड़ो कर ही नहीं रहे हो। आप क्लैरिटी ले लो भाई। आप एक चीज मुझे बताइए, इन्होंने कहा कि हमने चुनाव लड़ा। एक और चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। ये तो मैं कह रहा हूं सर, पहले दिन से पूरा देश कह रहा है कि कार्यकर्ता कांग्रेस का बहुत शानदार है, लेकिन जो लीडरशिप है, क्राइसिस वहां है, क्राइसिस वहां है। मैंने राहुल गांधी को बहुत पहले छोड़ दिया है सर, मैंने बहुत पहले छोड़ दिया राहुल गांधी को। मैं नहीं जानता, आपके दिमाग में होगा राहुल गांधी, देखो वो हंसा है आदमी, वो समझ गया। आपके लीडर के बराबर में बैठे हुए आपके कार्यकर्ता हंस देते हैं बेचारों की, मजबूरी है बोल नहीं पाते कुछ भाई। तो इसलिए प्रॉब्लम लीडर में। जंग में वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। हर जगह शायरी फिट नहीं करनी होती है, राहुल गांधी पे फिट नहीं होती। गिरेंगे कितनी बार भाई, ये जनता, देश की जनता है भाई। ये 52 में से 43 चुनाव हार गई, कह रहे हैं कि गिरते। अरे गिरे नहीं, पाताल में चले गए। वो 135 साल पुरानी पार्टी का बंटाधार कर दिया। बताइए राजस्थान में क्या हुआ, फिर छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आप बात करिए। के 2 राज्य रहने, अगली बार वो भी नाम हो जाएंगे। अरे वो कोई दिक्कत, उनका नाम ले लेके उन पे और नजर लगा दो, आप भी जाने लगेगी। अब आप देख लीजिए जिस तरीके से जितना समर्थन मिल रहा है, अगर आप राजस्थान को उठा के देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, एमसीडी में इतना भंडार भर दिया। भारतीय जनता पार्टी जितनी डरी हुई है, मेरा ख्याल 240 सीट आई है कांग्रेस की एमसीडी में, ज्यादा तो कोई नहीं डरी हुई है। क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब कर दिया गया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है, यहाँ नंबर चाहिए, दिखाया ही नहीं जा रहा है। वोट से पता चलता है और किसी चीज से नहीं। के बीच आप देखिए मध्य प्रदेश में एक जनसैलाब निकला, राजस्थान में देखिए, मेरा ख्याल 200 करोड़ आदमी होंगे। देखिए आप कुछ भी कहते रहते हो, जनसैलाब, ये जनसैलाब वोटों में क्यों नहीं आ रहा? वो नेगेटिव पॉलिटिक्स, वो वोटों में क्यों नहीं आ रहा जनसैलाब? बस ये बता दीजिए पॉलिटिक्स वोटों में क्यों नहीं आ रहा, ये बता दीजिए। अभी देखिए क्या वोटों में क्यों नहीं आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है राहुल गांधी को जो है नारे लगा देते हैं। उन्होंने एक फ्लाइंग की थी मोहब्बत वाला कि आओ देश जोड़ो, आओ भारत जोड़ो, यही तो उनका मकसद था। अब आप उस मकसद को कह रहे हैं भारत जोड़ो। क्या बैठे बिठाए हमारे बराबर में बैठे हैं, फ्लाइंग किससे देश जुड़ रहा है? आज आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, सिंबल है साहब। शिवा में एक सवाल रोहन से मैं ले लूं, क्या आप बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी को स्पेस दे रहे हैं कि वो आज 2024 की बात करने लगे? जो स्ट्रैटेजी आपको तैयार करनी थी, जो बड़ी बातें आपको कहनी थी, वो आज आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए हर पार्टी की अपनी एक राजनीति करने की स्टाइल होती है। दिल्ली की जनता को मालूम है, आप दिल्ली किसी को भी पूछ लीजिए कि सही विकास कहाँ हुआ था, कहेंगे शीला दीक्षित जी के समय पे सही विकास हुआ था। एक पार्टी आई, शॉर्ट टर्म में वादे किए। आज लोकपाल जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जो आम आदमी पार्टी का या जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मुख्य मुद्दा था, आज कहाँ पे है लोकपाल? दिल्ली में है लोकपाल। तो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका के हर पार्टी की एक नीति है। लेकिन वो जीत रहे हैं ना चुनाव, जिस पे आप सवाल उठा रहे हैं, वो जीत रहे हैं चुनाव। आज जो देखिए
वही कह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी का, जब हमने भी 15 साल शासन किया था, आज उसके बाद में हमारा अच्छा टाइम नहीं आया, जनता ने हमको कहीं पे नकारा, हमारे मुद्दों को नकारा, जो भी किया हो हमको सीखना पड़ेगा उससे, और हम सीखने को तैयार है। विनम्रता से मैं आज वो परिणाम को स्वीकार करता हूँ और इसमें से सीख कर हम जनता की जो अपेक्षा है 2024 के पहले, क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी सीखने को तैयार है? सारे लोग सीख रहे हैं, जनता सबको सिखाती है। वो मैं हूँ, राहुल जी हो, मल्लिका, सब लोग सीख रहे हैं। और आज इसीलिए कांग्रेस एक बॉन्ड बनकर, जो बात आ रही थी कांग्रेस नहीं, हम लड़ेंगे और भारत जोड़ो यात्रा इसकी एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में जो हमारा जो अभी कैंपेन प्लान हो रहा है, जो जनवरी से लेके हर महीने का, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत क्लियर कहा, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, वो बड़ा वर्कर हो, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हो, हर आदमी की जवाबदेही तय होगी और जिसने भी अपनी जवाबदेही में अगर गलती है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और टॉप से उसकी शुरुआत होगी। तो हर पार्टी सीखती है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक चीज तो मैं रोहन जी के एक चीज तो कहूंगा कि चलो ह्यूमिलिटी है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सीखने के लिए तैयार है तमाम तरह की चीजें और एक बेहतर नेता की निशानी होती है। हाँ। लेकिन अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी की क्या जिम्मेदारी तय की है हमें ये बता दीजिए भाई। एक चीज बताइए, वो अध्यक्ष बन के टेस्ट हो चुके हैं, उसके बाद अध्यक्ष पद से हट के टेस्ट हो चुके हैं, देश में तमाम चीजें करके टेस्ट हो चुके हैं। अब उनकी जिम्मेदारी क्या है कि बस तुम्हें भ्रमण करना है, सिर्फ यही जिम्मेदारी है क्या? चुनाव नहीं जिताना उनको, मुझे ये बता दीजिए। कहते थे कि राहुल गांधी कहाँ है, वो तो सड़क के ऊपर है, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, क्वेश्चन करते थे। अरे तो जनता के मुद्दे चुनावी राज्य में उठाओ, वो देख रहे हैं। ये शादी समारोह यहाँ और है, नृत्य कहीं और चल रहे हैं, क्या जब बात हो रही है? वो देश की बात कर रहे हैं। अरे तो देश में करिए भैया, राज्य में करिए। बात कर रहे हैं आप, मुद्दे तोड़ने की बात कर रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी से सबक ले और वो वक्त अब ज्यादा ना करे। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, कल गुजरात हिमाचल विधानसभा के नतीजे आने वाले हैं। इसी को लेकर हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा ने रविशंकर प्रसाद से बातचीत की है, वो सुनिए आप। रविशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। अभी तक की एग्जिट पोल की जो तस्वीर बनते नजर आ रही है, गुजरात में 27 साल बाद भी 7वीं बार भी बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। हिमाचल में थोड़ा फंस रहा है लेकिन बीजेपी को एज है एग्जिट पोल के हिसाब से। आपका एनालिसिस सर, क्या वजह रही, किस वजह से? रविशंकर प्रसाद। देखिए, गुजरात के जो प्रोजेक्टेड एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं, जो रिजल्ट में भी दिखाई पड़ेगा, इसके महत्व को समझना चाहिए। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है कि 27 साल के बाद बीजेपी पुनः जीत रही है, बड़ी मैसिव मेजॉरिटी से जीत रही है। और अगर आप देखेंगे तो जो सीपीएम का बंगाल में शासन था उसकी बराबरी भी हो रही है। यस। तो ये जो बड़ी बात हुई है, इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो मोदी जी का नेतृत्व है, जो उन्होंने वहाँ सीएम के रूप में काम किया, जो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, जो विकास का काम गुजरात में दिखाई पड़ता है, चाहे वो साबरमती नदी का मामला हो, चाहे वो नर्मदा नदी का जल पहुँचना हो रेगिस्तानों में सौराष्ट्र में, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो सोमनाथ की बात हो, चाहे वो अंबा देवी के विकास की बात हो। और गुजराती अस्मिता को मोदी जी ने और भाजपा ने बड़े प्रेम से आगे बढ़ाया है। तो इसका रिजल्ट आपके सामने है। अब बाकी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच की क्या है वो आप समझिए, उनके लोगों से पूछिए। लेकिन हमने हमेशा कहा था कि गुजरात एक बहुत ही ऐतिहासिक रिजल्ट देगा। मैं था वहाँ लंबे समय तक प्रचार में, तो यही स्थिति है। और मैं ऐसा मानता हूँ, इस बात को सबसे इंपॉर्टेंट समझिए कि जो एंटी इनकम्बेंसी की एक पारंपरिक परिभाषा रही है वो अब समाप्त हो रहा है। जनता आपको आशीर्वाद देती है, अच्छा काम करो फिर जिताएंगे, अच्छा काम नहीं करोगे नमस्ते करेंगे। और उसको मैंने देखा कि जब मोदी जी अहमदाबाद शहर में यात्रा पर थे 50 किलोमीटर की 15-16 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो लगभग 10 लाख लोग शहर के निकल करके उनका स्वागत कर रहे थे और एक भी बाहर का व्यक्ति नहीं था उस दिन, एक भी नहीं था। हम देखते हैं लोगों को राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। तो ये सारी बातें हैं। हम हिमाचल प्रदेश भी जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है, रिवाज बदलेगा। मैं उसको इस रूप में देखता हूँ। रविशंकर जी, आपको लगता है कि मुफ्त पॉलिटिक्स, मतलब एग्जिट पोल से पहले इस चीज को लेकर बहुत कहा गया, जो रेवड़ी पॉलिटिक्स है, रेवड़ी कल्चर, ये जो मुफ्त वाली चीज, ये संभवतः चल जाएगी गुजरात में। ये जो एग्जिट पोल है, ये रेवड़ी कल्चर के खिलाफ भी एक तरीके का रेफरेंडम माना जाना चाहिए या माना जाएगा? देखिए, मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि आज भारत का लोकतंत्र जब 75 ईयर प्लस हो गया,
हमें गर्व है उस पर। और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा यही कि एमसीडी के चुनाव परिणाम आते ही 2024 की चर्चा हो रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी के पास प्लानिंग है, आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है कि सीधे निशाना है 2024 पर? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 10 वर्षों में, मैं समझता हूं भारत के आजादी के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली पार्टी है। दिल्ली में 3 बार हम चुनाव जीते, पंजाब में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए। आपकी आवाज इको कर रही है सर, आप बोलिए। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। और गुजरात में हमने बहुत बड़ी दखल अपनी बनाई है, तो निश्चित रूप से आज पूरे देश में मोदी वर्सेस केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, और एमसीडी जो 15 साल का किला था भारतीय जनता पार्टी का। आप सोचिए, बीजेपी क्या कहती थी, बार बार एक ही बात कहती थी, सबको हराया हमको नहीं हराया, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया। आज उनके इस दर्द का इलाज अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया। 15 साल के किले को, एमसीडी के किले को ध्वस्त किया। और आप सोचिए, इस चुनाव में राष्ट्रीय महत्व का चुनाव बनाया इसको बीजेपी ने। 17 केंद्रीय मंत्री, 400 सांसद, जेपी नड्डा जी, 8 मुख्यमंत्री, सारे संसाधन झोंक दिए। बीजेपी कहती है कि ये हमारा चुनाव लड़ने का स्टाइल है। एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के पक्ष में दी। नहीं, ठीक है, उनकी अपनी स्टाइल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रीय महत्व का चुनाव बनाया इसको, उसके बावजूद ये लोग हारे। 15 साल पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 80 सीटें हारी है बीजेपी। और मैं देख रहा हूं कि अभी भी वो अपना मूल्यांकन करने के बजाय कि वो इतनी बुरी तरीके से हारे क्यों, वो कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। मतलब बेशर्मी की इंतहा है। मतलब वो पार्टी जिसके नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था सांसद खरीद के सरकार बनानी हो तो ऐसी सरकार को चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा, वो पार्टी इतनी बेशर्मी पे उतर आई है कि कह रही है हम ऑपरेशन लोटस करेंगे, हम भारतीय खोखा पार्टी हैं। अगर ये बीजेपी की धारणा और सोच है और इस प्रकार से वो राजनीति करना चाहते तो जनादेश और लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? इसके लिए तो हमें फिर से आपके साथ जुड़ना होगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ संजय जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल ने लिखित में दिया था कि बीजेपी को 20 सीटें आएगी। आप आज बीजेपी के लिए क्या कुछ कह सकते हैं कि अगर आप लोकसभा में वाकई 2024 में लड़ने जा रहे हैं तो बीजेपी को कितने सीटें आएगी, अगर आप कमजोर मानते हैं बीजेपी को तो? देखिए, ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में जब उतरता है तो पूरे मजबूती के साथ हो। क्या हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के लिए था, बंगाल, दरअसल ये गुजरात के लिए था। गृह मंत्री जी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री जी ने भी दावा किया था कि हम एमसीडी जीतेंगे, बंगाल जीतेंगे। एमसीडी जीतने के लिए तो उन्होंने मुझे चुनौती दी थी पार्लियामेंट के अंदर कि 6 महीने बाद आ जाना, 2-2 हाथ करेंगे, और उनके सारे सांसद अच्छा, वक्त की कमी है। एक छोटा सा सवाल मैं और आपसे जानना चाहती हूँ। गुजरात में अच्छा परिणाम जी। एक छोटा सा सवाल और मैं जाते जाते आपसे जानना चाहूंगी, क्या जो 2024 की आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें विपक्षी चेहरे भी आपके साथ होंगे? क्या ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ये सभी चेहरे होंगे या अरविंद केजरीवाल अकेले? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी चुनाव के मैदान में अपनी पूरी शक्ति के साथ अकेले गुजरात में भी गई, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है। तो मुझे लगता है कि उस राजनीति के बारे में ना भी हमने कोई सोचा है, ना उस पर कहीं कोई विचार किया है। आम आदमी पार्टी जनता से अपना जुड़ाव बना रही है, हम उसी काम में लगे हुए हैं। केजरीवाल जी का गठबंधन देश की जनता से बन रहा है, ये एक अच्छा संकेत है भारतीय राजनीति के लिए। ठीक है, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, और आगे आप जरूर देखिए 100 बात की एक बात।